तन्हाई की दीवारें। शाम के समय मोहल्ले की गली में सबके घरों से खाना पकाने की खुशबू आ रही थी। बच्चों की हंसी, औरतों की बातें, टीवी का शोर, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन उस पुराने किराए के मकान के एक कोने में सायरा अकेले बैठी थी। हाथ में एक पुराना एल्बम था जिसकी तस्वीरों में वह मुस्कुरा रही थी। वही मुस्कान जो अब उसके चेहरे पर कहीं खो गई थी। सायरा 30 साल की थी, पर चेहरे पर झुर्रियों जैसी थकान और आंखों में गहराई किसी बूढ़े इंसान जैसी थी। मोहल्ले की औरतें अक्सर उसके बारे में फुसफुसाती, वो है ना तलाकशुदा औरत, अकेली रहती है। लोगों की बातें सायरा सुन लेती, पर जवाब कभी नहीं देती। उसने अपने आंसू बहुत पहले दिल के अंदर कैद कर दिए थे। सायरा की शादी को अब 6 साल बीत चुके थे। वह जब दुल्हन बनकर ससुराल गई थी तो आंखों में सपनों का झिलमिलाता समंदर था। उसका पति फरहान पढ़ा लिखा और स्मार्ट, महत्वाकांक्षी आदमी था। शादी के शुरुआती महीने बहुत अच्छे बीते। फरहान उसे लेकर घुमाने जाता, उसकी पसंद की चीज़ें लाता। सायरा, तुम्हारी हंसी मेरी ताकत है, फरहान कहता था और वह शर्म से मुस्कुरा उठती। लेकिन धीरे धीरे ज़िंदगी बदलने लगी। फरहान का स्वभाव कठोर होता गया। तुम हमेशा घर में क्यों रहती हो, सस्ती सवारती क्यों नहीं, जरा अपने आप पर ध्यान दो। सायरा कोशिश करती, पर फरहान की बातें अब शिकायतों में बदल गई थी। फरहान का ऑफिस में काम बढ़ता गया। देर रात घर आना, गुस्सा करना और कभी कभी हाथ उठाना भी शुरू हो गया। सायरा कई बार रोते हुए अपनी माँ को फ़ोन करती, अम्मी मैं कोशिश करती हूँ पर फरहान खुश नहीं रहता। अम्मी समझाती, बेटी सब्र करो, शादी को निभाना आसान नहीं होता, पर सब्र कब तक। एक दिन फरहान ने तलाक का कागज़ थमा दिया। मुझे ये रिश्ता नहीं निभाना, मैं थक चुका हूँ। उस पल सायरा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह बोली भी नहीं, बस कागज़ को देखती रही। मायके में ज़्यादा सहारा नहीं मिल पाया। लोग कहते लड़की को ही निभाना चाहिए था। शायद सायरा में ही कमी होगी। वह धीरे धीरे सबकी नज़रों में तलाकशुदा औरत बन गई। सायरा ने शहर में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। काम ढूंढने लगी। पहले वह स्कूल में टीचर बनी, फिर ट्यूशन पढ़ाने लगी। पैसों की कमी थी, पर आत्मसम्मान अब भी जिंदा था। वह रात को थकी हुई लौटती। घर में कोई इंतज़ार करने वाला नहीं होता, बस चाय का एक प्याला और किताबें उसकी साथी थी। मोहल्ले के लोग उसे ताना देते, अकेली औरत पता नहीं दिन भर कहाँ जाती है। सायरा मुस्कुरा देती। उसे पता था कि समाज अकेली औरत को कभी चैन से जीने नहीं देगा। हर त्यौहार पर जब वह मोहल्ले में बच्चों को रंग बिरंगी मिठाइयाँ बांटते देखती तो उसके मन में कसक उठती। वह सोचती, अगर मेरी शादी बच जाती तो शायद आज मेरा भी एक बच्चा होता जिसे गोद में लेकर मैं भी सस्ती संवरती। कभी कभी सामने खड़ी होकर खुद को देखती, तू सच में उतनी ही बुरी है जितना सब लोग कहते हैं, पर जवाब में आईना सिर्फ उसकी थकान और उदासी लौटाता। एक दिन मोहल्ले की एक बच्ची आर्या उसकी ज़िंदगी में आई। आर्या अक्सर उसकी खिड़की के पास खेलती। आंटी आप अकेली क्यों रहती हो, बच्ची ने मासूमियत से पूछा। सायरा पहले तो चौंकी, फिर बोली, क्योंकि मेरी दुनिया छोटी है बेटा। आर्या रोज़ उसके पास आने लगी। सायरा उसे पढ़ाया करती, कहानियाँ सुनाती। धीरे धीरे वह बच्ची उसकी ज़िंदगी का सहारा बन गई। एक दिन आर्या ने पूछा, आंटी आप मेरे साथ स्कूल आओगी, मेरी मम्मी पापा के पास तो समय ही नहीं है। उस दिन सायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी मुस्कुराना है। सायरा ने ट्यूशन का काम बढ़ा दिया। उसने गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसे सम्मान देने लगे। अब मोहल्ले में लोग कहते, वो तलाकशुदा औरत नहीं, वो सायरा मैडम है जो बच्चों का भविष्य बना रही हैं। सायरा अब भी अकेले रहती थी, लेकिन उसका अकेलापन अब तन्हाई नहीं रहा। उसने अपने जख्मों को दूसरों की मुस्कुराहट से भरना सीख लिया था। एक दिन
रात को वह अपनी खिड़की के पास बैठी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उसने अपने पुराने एल्बम को देखा। उसमें उसकी शादी की तस्वीरें थीं। उसने तस्वीरों को धीरे से बंद किया और कहा, ज़िंदगी तूने मुझे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं और मजबूत बन गई। अब मैं किसी की बेचारी नहीं, मैं खुद की मालिक हूँ। खिड़की के बाहर से बच्चों की हंसी की आवाज़ आई। सायरा मुस्कुराई। उसके चेहरे पर अब दर्द की जगह आत्मविश्वास था। उसने खुद को आईने में देखा और पहली बार लगा कि वह खूबसूरत है। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि तलाक किसी औरत की ज़िंदगी का अंत नहीं होता, बल्कि उसकी असली ताकत की शुरुआत होती है। कभी कभी समाज के ताने और अकेलापन हमें तोड़ने नहीं, बल्कि नया रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। ये कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।